बाबा रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण को पिछले 20 जुलाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने दावा किया था कि बालकृष्ण ने बुलंदशहर के खुर्जा स्थित श्री राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय से साल 1997 में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र हासिल किए थे। वहाँ के प्राचार्य नरेश चंद्र द्विवेदी ने आचार्य को फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए थे। इस मामले में द्विवेदी को सह आरोपी बनाया गया है। द्विवेदी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। करीब 1 माह जेल में रहने के बाद दोनों की जमानत हो गई। बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग का स्तर इतना गिर गया है कि एक दूसरे की तुलना कीड़े मकोड़ों से की जा रही है। कांग्रेस नेता और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी की तुलना कुएं की मेंढक से की, तो बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने एक कदम आगे बढ़कर खुर्शीद को कॉकरोच कह डाला। खुर्शीद भी हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने अब सवाल किया कि क्या वो कॉकरोच की तरह लगते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण की खिंचाई करने के बाद हुई। तब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी को मेंढक बोला था। इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने उन्हें कॉकरोच करार दिया था। अब सलमान खुर्शीद पूछ रहे हैं, क्या उनका चेहरा कॉकरोच से मिलता है क्या? लगता हूँ उनकी सोच है। आपको लगता हूँ क्या जानते हैं कि अगर परमाणु विस्फोट भी होता है तो उसमें भी कॉकरोच नहीं मरता। बीजेपी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ अब उनके अति पिछड़ा काट को भी भुनाने की जुगत में लग गई है। बीजेपी ने आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर गुस्सा जाहिर किया जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह को राजा भोज और मोदी को गंगुतेली कहकर संबोधित किया है। बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर विरोध जाहिर करते हुए बयान वापस लेने के साथ ही फौरन माफी मांगने की मांग की है। गुलाम नबी आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी जी को गंगू तेली कहकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं किया बल्कि उस समाज का अपमान किया। जातिवाद, कैस्टिज्म को लेकर के नीचे दिखाने के लिए कोशिश करने वाली बात की है गुलाम नबी जी आजाद। ये खंडनीय है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद लालू यादव के साले और बिहार कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव बागी हो गए हैं। कल तक मोदी के साथ शिष्टाचार के नाम पर मुलाकात की बात करने वाले साधु यादव अब खुलकर मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि साधु यादव ने मोदी से नमो मंत्र की दीक्षा ले ली है। साधु यादव का कहना है कि वो देश और नरेंद्र मोदी की खातिर कांग्रेस से बागी हुए हैं। कांग्रेस आला कमान की कार्यवाही के मार्फत पूछे गए सवाल पर साधु ने साफ कहा कि वो किसी कार्यवाही से नहीं डरते हैं। मोदी के नमो मंत्र का जाप करते हुए साधु यादव ने उल्टा कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। हालांकि साधु यादव का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। हमको तो दिखाई नरेंद्र भाई मोदी लग रहा है कि देश इन्हीं के हाथ में सुरक्षित रहेगा। हम नरेंद्र भाई मोदी को सपोर्ट करेंगे। गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद नमो रंग में रंग गए हैं साधु यादव। साधु के इस नए रंग ढंग से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी टेंशन बढ़ गई है। वहीं साधु यादव का कहना है कि ना तो उन्हें कांग्रेस से मतलब है, न ही बीजेपी से। वो सिर्फ मोदी भक्त हैं। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने साफ कहा है कि लालू के साले की एंट्री बीजेपी में वो नहीं होने देंगे। वहीं बिहार कांग्रेस का कहना है कि साधु यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी साधु यादव पर इस तरह की कार्रवाई में एक्ट करने के लिए सफिशिएंट है और मैं समझता हूं जिला कांग्रेस कमेटी फोकस करेगी। बीजेपी में शामिल होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। न तो उन्होंने कोई इच्छा प्रकट की है और न बीजेपी ने कोई ऑफर दिया है। कौन क्या बोल रहा है उसे हमको नरेंद्र भाई मोदी और देश बस। यूपीए की सहयोगी शिवसेना ने गुजरात के सीएम और बीजेपी के कैंपेनिंग कमेटी के हेड नरेंद्र मोदी पर बोला है हमला। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी पर व्यंग लिखा है। आडवाणी का हवाला देते हुए सामना में लिखा गया है, स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी को पीएम की आलोचना से बचना चाहिए था। सामना में आगे लिखा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री का मजाक बनाया। मोदी ने कहा कि अगर गुजरात और दिल्ली में रेस होगी तो गुजरात जीतेगा। उद्धव ने मोदी की तुलना पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से करते हुए कहा कि जिस तरह से देवगौड़ा मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे, वैसे ही मोदी भी दिल्ली की गद्दी के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी में मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर मांग तेज होती जा रही है। आज बिहार बीजेपी यूनिट ने प्रस्ताव पास कर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। बिहार बीजेपी इकाई ने प्रस्ताव पास करके बीजेपी संसदीय बोर्ड से मांग की है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द गुजरात के सीएम और बीजेपी कैंपेनिंग कमेटी के प्रमुख नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आज बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने इस प्रस्ताव को पढ़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आखिरकार अपने शिकंजे में दर दबोचा। भारत में 21 आतंकी मामलों में टुंडा की 20 साल से तलाश थी,
दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे आश्रय तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आखिरकार अपने शिकंजे में दर दबोचा। भारत में 21 आतंकी मामलों में टुंडा की 20 साल से तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उसे आज सुबह दिल्ली लाया गया है। आतंकी टुंडा के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली और जिसके इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों ने इसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1993 में मुंबई को दहलाने में अब्दुल करीम टुंडा भी दाऊद की साजिश में शामिल था। कहा जाता है कि टुंडा ने ही खतरनाक बम तैयार किए थे, जिससे सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। 1993 बम धमाकों के बाद टुंडा बांग्लादेश भाग गया था। बांग्लादेश से ही टुंडा पाकिस्तान पहुंचा और आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। कराची और लाहौर में रहने के दौरान टुंडा आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में जाता था और नए आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। गाजियाबाद के पिलखुआ का रहने वाला टुंडा हैंडलूम में काम करता था। इसी दौरान उसे कई केमिकल की जानकारी थी, जिससे बम बनाने में उसे अच्छी समझ थी। बम धमाकों को अंजाम देने के लिए टुंडा खुद अपनी टीम बनाता था और खुद मौके पर जाकर धमाके को अंजाम देता था। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का भी नजदीकी माना जाता है। टुंडा पर 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उस पर मुंबई के 26/11 हमले में भी शामिल होने का इल्जाम है। 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान सरकार को भारत की तरफ से सौंपी गई मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में अब्दुल करीम टुंडा का नाम 15वें नंबर पर था। दिल्ली और मुंबई पुलिस के अलावा सीबीआई और इंटरपोल को भी टुंडा की तलाश थी। इंटरपोल ने टुंडा को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया था। आतंक की दुनिया के इस बम गुरु से कई अहम जानकारियां हासिल होने की उम्मीद है। 1993 के मुंबई बम धमाके और 26/11 हमले के बारे में भी टुंडा अहम खुलासे कर सकता है। फिर सईद के ये काफी क्लोज रहा है, उसके साथ मिलकर काम किया है और पूछताछ करने के बाद ही और पता चलेगा। कोयला घोटाला मामले में सरकार एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। खबर के मुताबिक घोटाले के जुड़े कई अहम दस्तावेज गायब हो चुके हैं। कोयला खदान पाने के लिए जिन 45 कंपनियों ने आवेदन किया था, उनके दस्तावेज गायब हैं। इसमें कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की कंपनी की भी फाइल है। फाइल गायब होने की बात कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी मानी है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि मामला पीएमओ से जुड़ा है, इसलिए फाइलें गायब कराई जा रही हैं। और जिस तरह से सरकार ये फाइलों को छुपा रखी है, कभी कहती है कुछ फाइलों की चोरी हुई है, तो ये सब बहाने हैं। फाइल न देने का इनका इरादा है। ये बात सही है कि 1993 से लेकर 2004 तक के बीच की कुछ फाइलें नहीं मिल रही कि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके रिजल्ट सामने आएंगे। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी की आहट पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक किताब के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में अभी 1991 जैसे हालात नहीं है। गौरतलब है कि आजादी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया तभी सबसे ज्यादा गिरा जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे और अब जब वो 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो डॉलर की कीमत 24 रुपए थी। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो $1 की कीमत 44 रुपए थी। 9 साल बाद 2013 में रुपया 62 के स्तर तक पहुंच चुका है। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने गृह विभाग और बिहार जुडिशियल अकादमी ने एक दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय था आपराधिक न्याय तंत्र, समस्या और समाधान। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर राज्य के डीजीपी ने कहा कि अदालत के जरिए स्पीडी ट्रायल, स्पीड अपील और आर्थिक अपराध पर नकेल कसने के लिए जो अभियान चला है उसके ठोस नतीजे दिखने लगे हैं।